हाई स्कूल हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की कक्षा में आपने देखा था हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। अब आइए देखते हैं हिंदी काव्य का विकास, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब देखिए, हिंदी काव्य के विकास को चार बड़े भागों में बांटा गया है: वीर गाथा काल या आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल और वीर गाथा काल और भक्ति काल तो आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया। अब कक्षा 10 में 10th में आपको पढ़ना है रीतिकाल और आधुनिक काल। इन दोनों कालों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी गद्य के विकास से, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से। तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से आएंगे जरूर। पहला प्रश्न, रीतिकाल के 5 कवि। रीतिकाल के 5 बड़े कवियों का नाम मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 चिंतामणि, नंबर 3 बिहारी लाल, नंबर 4 भूषण और नंबर 5 घनानंद। ये 5 बड़े कवि हैं। अभी देव और मतिराम इसमें छूट गए हैं, लेकिन ये 5 बड़े कवि हैं आपके लिए। अब देखिए, इनकी रचना भी एक एक साथ में लेकर चलते हैं। केशवदास की रचना का नाम है रामचंद्रिका, बहुत बड़ी रचना है। रामचंद्रिका में श्री राम कथा का वर्णन किया गया है। चिंतामणि की रचना का नाम है कवि कुल कल्प तरु। बिहारी लाल की सतसई, बिहारी सतसई, 2-2 लाइन के दोहे, सतसई इनकी रचना का नाम है। इसे बिहारी सतसई भी कहते हैं, और सतसई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लगभग 700 दोहे हैं। 700 के कारण इसे सतसई कहते हैं। वैसे 719 दोहे माने जाते हैं, लेकिन लगभग 700 होने के कारण इसका नाम सतसई है। और भूषण, महाकवि भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण। और घनानंद, इनकी रचना है सुजान सागर। तो ये मोटे तौर पर आपने रीतिकाल के 5 बड़े कवियों का नाम देखा और उनकी एक एक रचना का नाम देखा। अब प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन हैं? आप उत्तर देंगे घनानंद। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है शिवराज भूषण के रचनाकार कौन हैं? भूषण। सतसई के रचनाकार कौन हैं? बिहारी लाल। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? केशवदास। इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रीतिकाल की विशेषताएं। अब इस रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं? श्रृंगारिकता, रीति ग्रंथों का निर्माण और कला पक्ष की प्रधानता। ये 3 बड़ी विशेषता मैंने आपको बताई है। आपकी किताब में रीतिकाल की 7-8 विशेषताएं होंगी, लेकिन आपसे एक विशेषता पूछी जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, रीतिकाल के अन्य नाम, श्रृंगार काल, कला काल। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का है, और उसमें 4 नाम हो जाएंगे। तो रीतिकाल के अन्य नाम भी जान लीजिए। रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल, ये 3 प्रमुख नाम हैं। इससे आपका काम चल जाएगा। चौथा है रीतिबद्ध कवि कौन है। अब देखो, रीतिकाल को वैसे तो 3 धाराओं में बांटा गया: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, रीति सिद्ध कवि में बिहारी, और रीति मुक्त कवि में मुख्य रूप से घनानंद आते हैं। अब देखिए, रीतिबद्ध कवि कौन है? केशवदास। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद। ये बड़े प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में निश्चित आएंगे। 5 नंबर देखिए, कठिन काव्य का प्रयत किसे कहा जाता है? केशवदास को। इन्हें कठिन काव्य का प्रयत कहा जाता है। केशवदास की कविता जरा कठिन है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रयत कहा है। जैसे प्रेत किसी को पकड़ लेता है, भूत प्रेत, तो आसानी से नहीं छोड़ता, ठीक वैसे केशवदास की कविता आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रयत कहा गया है। अब बिहारी पर आते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? राजा जयसिंह। जयपुर, राजस्थान। राजस्थान में जयपुर नाम का शहर है, तो जयपुर नगर की जिसने स्थापना की वो राजा जयसिंह। उनके दरबार में बिहारी रहते थे, और बिहारी एक दोहा रचते थे, और उस दोहा पर बिहारी को एक सोने की मुद्रा मिलती थी, स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। किस कवि ने गागर में सागर भरा है? आपने सुना होगा कि किस कवि ने गागर में सागर भरा है? वो है बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, मतलब गगरी, गगरी मतलब घड़े में समुद्र भर देना, मतलब थोड़े में बड़ी बात कह जाना, ये बिहारी का काम है।
दोहे, दो लाइन के दोहे से बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। आपने एक कविता सुनी होगी, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये बिहारी के ऊपर कहा गया है। रीतिकाल का समय देखिए, संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1700 से 1900 तक बिहारी का रीतिकाल का समय माना जाता है। संवत 1700 से 1900 तक, संवत सन से 57 साल आगे होता है। तो सन को 57 साल पीछे कर लीजिए, सन मिल जाएगा। अब सन में देख लीजिए, संवत सन 1643 से 1850 तक। अगर आप सन में देखें तो ये है, संवत में देखें तो ये है। अब रीतिकाल के इतने प्रश्न हैं, इनमें से 2 प्रश्न मान के चलिए रीतिकाल से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इतने प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको रीतिकाल के मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय देखिए, सन 1850 से अब तक आधुनिक काल का जो समय है, रीतिकाल आपने पढ़ लिया। अब हम देखो, आपको रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, तो रीतिकाल आपने पढ़ लिया। इन 8 प्रश्नों में से 2 प्रश्न कम से कम रीतिकाल के आपकी बोर्ड परीक्षा में रखे हुए हैं। अब आइए पढ़ते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय आपने देखा 1850 से अब तक। अब 10वां प्रश्न देखिए। तो आपने आधुनिक काल का समय देख लिया है। अब आइए आधुनिक काल का विभाजन देखते हैं। आधुनिक काल का विभाजन, नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावादी युग, नंबर 4 प्रगतिवादी युग, नंबर 5 प्रयोगवादी युग, और नंबर 6 नई कविता। आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित कर दिया। अब इसका थोड़ा फैला कर देखते हैं, थोड़ा विशेष रूप से इसे पढ़ लेते हैं कि नंबर 1 जो आपने देखा आधुनिक काल के 5 विभाजन, तो भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक इसका समय है। प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का समय क्या है, और 4 उत्तर होंगे। सही उत्तर का सिलेक्शन आपको करना है, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो सही उत्तर है सन 1868 से 1900 तक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, याद कर लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। और भारतेंदु मंडल के ढेर सारे कवि थे, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण दास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये सब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। और भारतेंदु जी ने 2 प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया, नंबर 1 कवि वचन सुधा और नंबर 2 हरिश्चंद्र मैगजीन। कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका थी जिसे भारतेंदु जी ने निकाला था, प्रकाशन कराया था, और दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से चला, और 2 प्रमुख पत्रिकाएं भारतेंदु जी ने निकाली। अब द्विवेदी युग देखते हैं। द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 तक। अगर आपकी किताब में सन 1900 से 1920 मिल जाए तो उसे गलत मत मानिएगा, और न मेरा 1918 गलत मानिएगा। साल 2 साल का अंतर चल जाता है। कभी कभी आपको मिलेगा सन 1900 से 1920 तक, कोई बात नहीं, सही है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट है वो 1918 तक, ये 1918 तक। अब इस जो द्विवेदी युग चला वो श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला, नाम पड़ा द्विवेदी युग। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा काम क्या किया, सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली। सरस्वती नाम की एक बड़ी पत्रिका थी जिसमें पूरे देश के हिंदी के कवियों, लेखकों, रचनाकारों, इन सब की पत्रिकाएं, इन सब की रचनाएं छपती थीं। सरस्वती नाम की पत्रिका थी, बहुत बड़ी पत्रिका थी। उसके संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब तीसरे युग की बात करते हैं, छायावादी युग, सन 1918 से 1936 तक। सन 1918 से 1936 तक। कभी कभी आपको सन 1900 या 1920 से 1938 तक भी इसका समय मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, साल 2 साल चलता रहता है। तो जो सही समय है वो है सन 1918 से 1936 तक। और छायावादी युग के प्रिय विद्यार्थियों 4 कवि हैं, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद,
पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ये पुरुष थे, बहुत बच्चे नहीं स्त्री मानते हैं। निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी का मतलब श्रीमती महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा 4 प्रमुख छायावादी कवि हैं। कभी छायावादी कवियों का नाम आए तो इन चारों का ही नाम लिखना है। अब जयशंकर प्रसाद की जो सबसे बड़ी रचना है वो है कामायनी। मैं साथ साथ एक रचना भी बता दूं, जयशंकर प्रसाद की जो सबसे बड़ी रचना है वो है कामायनी। सुमित्रा नंदन पंत की जो सबसे बड़ी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसका नाम है चिदंबरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत बड़ी रचनाएं तो नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी कई रचनाएं हैं, नए पत्ते, देला, अपरा, अनामिका आदि। और महादेवी वर्मा की जो सबसे बड़ी रचना है उसका नाम है यामा, जिसे भारतीय भाषाओं का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब आते हैं प्रगतिवादी युग। अब देखो 1936 के बाद प्रगतिवादी युग आ गया, क्योंकि सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और लखनऊ में उसका पहली बैठक हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। तो 1936 से प्रगतिवादी युग माना जाता है। अब आप देखिए, प्रगतिवादी युग का समय 1936 से 1943 तक, और प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शिवमंगल सिंह सुमन। 3 बड़े कवियों का नाम मैंने आपको दिया है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शिवमंगल सिंह सुमन। त्रिलोचन भी हैं, बड़े कवि हैं, और अन्य कई कवि आते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े कवियों का नाम बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब प्रगतिवादी युग की विशेषताएं देख लीजिए, आपसे प्रगतिवादी युग की विशेषताएं भी पूछा जा सकता है। नंबर 1, पूंजीपतियों का विरोध है। नंबर 2, मजदूरों की दीन दशा का चित्रण। और नंबर 3, अनास्था की भावना। अनास्था की भावना, जैसे हम लोग आस्था रखते हैं, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अंबेडकर को मानता है। तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट लोगों की पूजा करते हैं। तो अंबेडकर जी तो खैर एक महापुरुष हैं और राम कृष्ण ये सब देवता माने जाते हैं। तो अनास्था की भावना का मतलब कि देवी देवताओं परंपराओं में कोई आस्था नहीं थी। इन कवियों के अंदर, इन कवियों ने जो रचना की उसमें आस्था की भावना बिल्कुल नहीं थी, देवी देवताओं को मानते नहीं थे। हमारे पूर्वजों, हमारे अगली पीढ़ी से पिछली पीढ़ी से चली आ रही जो परंपराएं थी उसे कोई नहीं मानते थे, कहते थे ये सब बेकार है, हम अपने मन का काम करेंगे। अब मजदूरों की दीन दशा का चित्रण, इसमें जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, उनकी दीन दशा का चित्रण किया गया था। जैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा वह तोड़ती पत्थर। तो एक मजदूर स्त्री थी इलाहाबाद के रास्ते पर, वो पत्थर तोड़ रही थी, बड़ी तगड़ी धूप थी, पसीना एड़ी से चोटी तक गिर रहा था, बहुत परेशान थी, पीने को पानी नहीं, छाया नहीं, ऐसा चित्रण किया गया है। उसे कहते हैं मजदूरों की दीन दशा का चित्रण। और पूंजीपतियों का विरोध, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका प्रगतिवादी युग में विरोध हुआ था। तो ये इनकी विशेषता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पूंजीपतियों का विरोध किस युग की विशेषता है, आप लिखोगे प्रगतिवादी युग। आपसे यह भी पूछा जा सकता है अनास्था की भावना किस युग की विशेषता है, या रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किस युग की विशेषता है, तो प्रगतिवादी युग। अब आते हैं नंबर 4, प्रयोगवादी युग। सन 1943 से 1953 तक, 53 तक, 1953 तक ये प्रयोगवादी युग का समय माना जाता है। और कारण यह है कि एक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम था तार सप्तक नाम की एक पत्रिका निकाली गई, और उस पत्रिका में 7 कवियों की रचनाएं थीं। और पत्रिका निकाली अज्ञे जी ने। अज्ञे जी का बच्चों बहुत लंबा नाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। जब आप इंटर में पहुंचोगे तो इनकी कविताएं पढ़ोगे, बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो हम छोटा सा नाम उनका लेते हैं, अज्ञे। अज्ञे जी ने सन 1943 में तार सप्तक नामक एक पत्रिका निकाली थी। तो 1943 में तार सप्तक नाम की पत्रिका निकली, तभी से प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है। ये 1943। और फिर नई कविता, जो आखिरी युग है
आधुनिक काल के अंतर्गत, वो है नई कविता। इसका समय माना जाता है सन 1954 से अब तक। यद्यपि नई कविता के बाद कई युग आए, कई वाद आए, लेकिन आप चूंकि हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपसे इससे बाहर का पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको नई कविता तक बताया है। और 1954 से अब तक मैं बता रहा हूं, आपको ज्यादा विभाजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए बहुत है। और हाँ, नई कविता नाम दिया था अज्ञे जी ने। नई कविता नाम अज्ञे जी ने ही दिया था। यह प्रश्न आता है कि नई कविता नाम किसने दिया था, उत्तर होगा अज्ञे जी ने दिया था। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब आपने देख लिया कि आधुनिक काल का विभाजन भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, इनका हमने आपको सन बता दिया और बड़े बड़े कवियों का नाम दे दिया, कुछ बड़े कवियों की रचनाएं भी दे दी, उन लोगों ने जो पत्रिकाएं निकाली थी वो भी दे दिया। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से 2 प्रश्न रखा है, इतना मान के चलिएगा, शेष आगे देखिए। तो आधुनिक काल का विभाजन आपने देखा। पहला काल था भारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा था प्रयोगवादी युग और छठा था नई कविता युग। 6 कालों में आधुनिक काल को विभाजित किया गया है। और आपने सारे कालों के नाम, उनका समय और उनके प्रमुख कवि और कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम आपने देख लिया। अब आपने ये भी देखा कि सन 1943 में अज्ञे जी ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था तार सप्तक। उसमें 7 कवियों की रचनाएं थी। उसके बाद तार सप्तक निकला 1943 में, फिर 1951 में दूसरा सप्तक नाम की एक पत्रिका निकाली, उसमें भी 7 कवि की रचनाएं थी। सप्तक माने 7, तो तार सप्तक में भी 7 कवि थे और दूसरे सप्तक में भी 7 कवि थे। फिर तीसरा सप्तक निकला सन 1959 में, इसमें भी 7 कवि थे, ये भी अज्ञे जी ने ही निकाला था। और फिर चौथा सप्तक निकला 1979 में, इसमें भी 7 कवि थे और अज्ञे जी ने ही निकाला था। अब 7 कवियों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी गहरी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे इतनी पूछी जाएगी कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, आप उत्तर दोगे अज्ञे। तार सप्तक नाम की पत्रिका किस सन में निकाली गई, सन 1943। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं थीं, 7 कवियों की रचनाएं थीं। और तार सप्तक के बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, और सब में 7-7 कवियों की रचनाएं थीं और सबके संपादक, एडिटर जिसे बोलते हैं, अज्ञे जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता नाम किसने दिया, अज्ञे जी ने दिया। नई कविता नाम भी अज्ञे जी ने ही दिया है, पहले भी इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। अगला, ब्राह्मण के संपादक। अब देखो, भारतीय युग में प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कक्षा 9 में इनका एक पाठ आपने पढ़ा है, बात, पहला ही पाठ था बात। तो बात नाम का निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। तो मिश्र जी ने भी एक पत्रिका निकाली, उस पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नाम की पत्रिका निकाली थी। तो ब्राह्मण के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये कानपुर के रहने वाले थे। और हिंदी प्रदीप एक और बड़ी पत्रिका थी, इसके संपादक थे श्री बालकृष्ण भट्ट। ये प्रयाग से निकलती थी, प्रयागराज, इलाहाबाद, जो भी आप नाम, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट निकालते थे। अब देखें, एक बड़ी संस्था थी काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसने हिंदी के प्रचार में बड़ा योगदान किया। इसके संपादक, इसकी स्थापना की थी श्याम सुंदर दास जी ने। बाबू श्याम सुंदर दास बहुत बड़े साहित्यकार थे, इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अच्छा, राष्ट्रीय कवि आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। अब राष्ट्रीय कवि जोड़ लीजिए। राष्ट्रीय कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, श्री मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा जिसका नाम है साकेत। बहुत पुस्तकें लिखी मैथिली शरण गुप्त ने, लेकिन जो महाकाव्य है वो है साकेत, साकेत महाकाव्य। अब खड़ी बोली का प्रथम हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली उस बोली को कहते हैं जिसमें आप लिखते हो,
जिसमें आप पढ़ते हो, जो आपकी किताबों की बोली है, ये खड़ी बोली है। बाकी जैसे आप आगे बढ़ोगे, लखनऊ और अयोध्या की तरफ चलोगे तो अवधी बोली आ जाएगी। आप मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली इधर आओगे तो खड़ी बोली हो जाएगी। और आप गोरखपुर पहुंचोगे, उसके आगे बनारस पहुंच जाओगे, बिहार पहुंच जाओगे तो भोजपुरी बोली होती है। इस तरह बोलियां हैं। कभी एक वीडियो मैं आपको बोलियों का भी दूंगा और एक वीडियो बोलियों का पढ़ा भी हुआ है पहले से। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसका नाम है प्रिय प्रवास। अब ये लिखा गया सन 1914 में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं हरियोध जी। हरियोध का पूरा नाम तो आपको पता ही है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने ये निकाला है। तो इस तरह हिंदी काव्य का विकास पूरा हो गया। मैंने आपको तमाम ढेर सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपको बाहर से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वीडियो दौड़ा दौड़ा के मत पढ़ना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करना। और कोई बात जो कंफ्यूजन में हो वो कमेंट कर सकते हो आप, मैं आपकी कमेंट का उत्तर देता हूं, मैं उत्तर जरूर दूंगा। शेष अगली कक्षा में।